हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। जिस श्रृंखला में 2020 का प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी प्रश्न हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने देखे थे उनको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ओके, तो ये प्रश्न पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है आपका, इसमें बेसिकली इंस्ट्रक्शन वगैरह पे बात हो गई थी, कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। और लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे कहा जाता है, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, ठीक है ना। तो आपका कंबाइन कौन होंगे? रिएक्टेंट, ऑब्वियसली रिएक्टेंट होते हैं जो आपकी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन हो करके आपका एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, आप मुझे बताइए, अभिक्रियाशीलता के आधार पर कितने आपके वर्ग बने थे धातुओं के? ठीक है ना, धातुओं को आपने वर्गीकृत किया था, तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर कितने वर्ग बने हैं, और उनके नाम भी आप लोग बताइए, क्या क्या नाम आपने उन वर्गों को दिया था। चलिए, तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर आपको पता है 3 समूह आपने बनाए थे। कौन कौन से 3 समूह बने थे आपके? एक आपने बोला था कि जो हाईली रिएक्टिव आपके एलिमेंट मेटल्स होती हैं, यानी कि जिनकी उच्च अभिक्रियाशीलता होती है, वो ग्रुप बनेगा। दूसरा मध्य की अभिक्रियाशीलता जिनकी होगी, और तीसरा क्या होगी, जिनकी जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आपकी होंगी, यानी बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं होंगी। ठीक है, तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में जहां पर आपने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन धातुओं की बात आप लोग करते हैं। और मध्य की अभिक्रियाशीलता किसकी थी? जैसे कि आपका जिंक हो गया, आयन हो गया, ये सारी आयन जिंक लेड, ये सब किसमें आती हैं? आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में आती हैं। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल वो है जो कि आपका, आप बोलते हैं, मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है एनवायरमेंट में। सोना हो गया, प्लेटिनम है आपका, सिल्वर है, तो ये सारा किसमें आती है? ये सारी निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में आती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 समूह आपके बने थे। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन था, निम्न का पूरा नाम लिखिए। ओटीसी और सीएफसी का आपने यहाँ पर नाम बताया था। इसके अलावा इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना था, जो कि आपको होमवर्क में मैंने कहा था। साथ ही क्या होता है जब आपका, क्या होता है जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताया था कि जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाएगा तो मर्क्यूरी वहां पर अलग हो जाती है, ऑक्सीजन आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर क्या होगा? तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर जिंक धातु आपको प्राप्त होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। ठीक है, आयन ऑक्साइड थर्ड या आयन थर्ड ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से क्रिया करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है आपका और आयन अलग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई थी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना था उनका शेल में। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 18 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एक्वा रेजिया निर्माण में किन किन अम्लों का प्रयोग किया जाता है तथा इसका अनुपात कितना है? उनका अनुपात कितना होता है? एक्वा रेजिया की आपको विशेषता बतानी है। चलिए, ये एक्वा रेजिया जो मैंने आपको बताया था, एक्वा रेजिया क्या है? हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का आपका मिश्रण होता है। ठीक है ना। एक्वारेजिया, देखिए प्रश्न को एक बार ढंग से समझ लीजिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका? प्रश्न पूछ रहा है एक्वारेजिया निर्माण में किन किन अम्लों का प्रयोग होता है तथा उनका अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो पहले आप बताएंगे कि अम्ल कौन कौन से आप ले रहे हैं। तो एक्वारेजिया निर्माण में HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा क्या लिया जाता है? नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या है आपका? HNO3 है। ठीक है ना, तो एक्वारेजिया निर्माण में HCl तथा HNO3 का प्रयोग
किया जाता है तथा दोनों को 3:1, ठीक है, के अनुपात में लिया जाता है। चलिए चलिए, तो बेसिकली इससे समझेगा 3 अनुपात, यानी HCl के आप 3 पार्ट ले रहे हो, अगर 3 भाग लेते हो तो उस 3 भाग के साथ आप HNO3 का 1 भाग मिलाएंगे, ठीक है ना। HNO3 का 1 भाग मिलाएंगे तब आपका क्या बनेगा, एक्वारेजिया बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग धातुओं के शोधन में, शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनके शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, शोधन में और धातुओं को डिसॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। GIC गैर खेत, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। GIC गंग ताड़ी, आवाज आ रही है? हैंड रेज करिए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो हम क्वेश्चन ले रहे हैं सिर्फ केमिस्ट्री के चैप्टर से, जो आपके क्वेश्चन आए हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 25वां प्रश्न है आपका, 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 नोबल गैसेस। चलिए कौन आंसर करेगा, हैंड रेस करो। GIC गैर खेत और GIC गंग ताड़ी, हाथ उठाइए। 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम बताइए। माइक ले लो जल्दी से, गैर खेत। ये क्वेश्चन वैसे आपका, ये चैप्टर हट चुका है आपका, ठीक है ना। जो आवर्त सारणी वाला अध्याय है, जहां पर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, पूरे एलिमेंट्स की वर्गीकरण, उसमें से ये प्रश्न आता है। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए उत्कृष्ट गैसें कौन सी हैं आपकी। चलिए, तो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, आपको आवाज आ रही है फिर भी माइक नहीं ले रहे, ये कैसा रिस्पॉन्स हुआ? कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपकी ओर से। 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम बताइए। तो ये आपका, जैसे मैंने बोला है, वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके पास, ठीक है, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए बता दो। जो वर्ग 18 है आपका, ठीक है, जीरो ग्रुप भी जिसे आप कभी कभी कहते हैं, और जिसमें आपने देखा कि उनके बाह्यतम कोश में पूरे इलेक्ट्रॉन है, अष्टक उनका भरा हुआ है, तो वो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि अपना अष्टक पूरा है, अपने पास सारे इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को जरूरत नहीं है किसी दूसरे से बंध बनाने की, इलेक्ट्रॉनों को लेने की, इलेक्ट्रॉनों को साझा करने की, ठीक है। तो उनका जो बाह्यतम कोश है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो किसी से बंध नहीं बनाते हैं। जब बंध नहीं बनाएंगे तो अभिक्रिया नहीं करेंगे, अभिक्रिया नहीं करते तो उनको निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है। चाहे वो निष्क्रिय कहे, उत्कृष्ट कहे, अक्रिय कहे, नोबल गैसेस कहे, वो सारी वही होती है वर्ग 18 की, जो क्या है आपका, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जीनन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे उसी वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 बताने तो कोई भी 2 आप बता सकते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपके पास। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया था? एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप बता सकते हैं कि एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुझे वो फॉर्मूला बताइए जिस फॉर्मूले से आप कोशों में इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, जल्दी से। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग जब हम कोशों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? मैं लास्ट सेशन में आपको एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था।
इलेक्ट्रॉनों को हमने कोशों में भरा था, तो हमने एक फॉर्मूले का उपयोग किया था वहां पर। चलिए, तो बताइए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? जीआईसी गंग ताड़ी। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? माइक क्यों नहीं ले रहे हैं बताओ? कितने सारे स्कूल्स देख रहे हैं आप लोगों को? बताओ। आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपांशी मैम। दीपांशी। यस मैम। दीपांशी, प्रश्न है आपके पास, एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जी मैम। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन मैम। 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग? 2n²। वेरी गुड, 2n² का फॉर्मूला लगाते हैं। वेरी गुड दीपांशी, सिट डाउन। तो एल कोश में आपके हो सकते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ये प्रश्न है आपका, जो चैप्टर आपका है नहीं अभी आपके पास सिलेबस में बेसिकली, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका चैप्टर है कौन सा वाला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन है उसके यौगिक, वहां पर आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कब बनाएंगे? जब इलेक्ट्रॉन हमें पता होंगे कि कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फिर हम क्या देखते हैं कि बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्यतम कोश कौन सी होगी ये हमें कौन बताएगा? ये 2n² का फॉर्मूला ही हमें बताएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितनी कोशों में जा रहे हैं और सबसे बाहरी कोश कौन सी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इसी का 25 का। घ है जो फोर्थ वाला खंड। आ रही है हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैम? विद्या। विद्या। कौन सी क्लास में? मैम क्लास 10th में। 10th में। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? मैम ऑसम। ठीक है। सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं? यस मैम। वेरी गुड। चलिए, आपके लिए प्रश्न है सोडियम इथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। पता है? नोज मैम। नहीं पता है, ठीक है। सोडियम के लिए क्या सिंबल लेते हैं हम? Na। Na लेते हैं। वेरी गुड। तो Na। Na तो इसमें यानी होगा ही। ठीक है। और यस क्या मैम। आ रहा है इसमें? इथ आ रहा है, एथोक्साइड बोल रहे ना, इथ आ रहा है ना? मैम क्या? तो हम यस मैम। इथो ऑक्साइड में इथ आ रहा है ना आपका, ये ETS। यस। यस मैम। इथ का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 2 कार्बन। कार्बन, तो C2 होगा। यस मैम। C2। ऑक्साइड का मतलब? ऑक्साइड। ऑक्स ऑक्सीजन, O होगा ना? ऑक्सीजन। यस सर। यस मैम। और यस सर। ये होता है इथाइल, बेसिकली एल्काइल ग्रुप से आप इसको लेते हो, तो ये होता है C2H5। बना लिया फॉर्मूला? यस तो मैम। यही है सोडियम इथोक्साइड, C2H5ONa। क्लियर? यस मैम। मैंने आपको बोला था यस जब मैम। से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जब भी हमने चैप्टर पढ़ा है। क्या नाम है बेटा आपका? मैम विद्या। विद्या। सिट डाउन विद्या। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। C2H5ONa। जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, जब हमने सारे चैप्टर पढ़े केमिस्ट्री के, वहां पर चैप्टर्स में आपको मिल रहे थे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रसायन आ रहे थे, अलग अलग प्रकार के यौगिक आ रहे थे। मैंने आपको क्या बोला था? सभी के आपको केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले याद करने। ठीक है, केमिकल नेम, जो ये सोडियम इथॉक्साइड लिखा गया था ये इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। और जब फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाएगा आपको, तो फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रासायनिक सूत्र हमें क्या बताता है? कब प्रतीकों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? निरूपित कर रहे हैं किसी यौगिक को। तो ये प्रतीक ही तो है। कार्बन के लिए हम C लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिख रहे हैं, सोडियम के लिए Na लिख रहे हैं। तो ये प्रतीकात्मक निरूपण हो जाता है।
ठीक है, तो यही जब फॉर्मूला बोला जाएगा तो ये फॉर्मूला है, और जो केमिकल नेम रासायनिक नाम बोला जाएगा तो ये आपका रासायनिक नाम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो C2H5ONa इसका रासायनिक सूत्र हो गया है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, और दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी देने। आप देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन के आंसर के लिए मार्किंग को जो आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी अंकों का वितरण होगा, वो किस प्रकार से होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में समझाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में समझाएंगे, 1 और नंबर मिल जाएंगे, टोटल होंगे 2 नंबर। ठीक है, अब दोनों में से एक का एग्जाम्पल ले लिया, यानी एक्सप्लेन भी कर दिया और एग्जाम्पल भी दे दिया, तो 2 नंबर हो गए। यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी तो सिर्फ 1 ही नंबर होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल भी आ गया तो 2 नंबर वहां हो गए, 2 और 2 4 पूरे हो गए। तो यानी स्टेप वाइज होती है मार्किंग, तो जितना आता है आपको उस पोर्शन से उतना आपको करना होता है। अब मुझे बताओ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्या, क्योंकि जब हम लोग अभिक्रिया को पढ़ रहे थे, अभिक्रिया बेसिकली क्या है, आपके वहां पर हो रहा है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, और रासायनिक परिवर्तन के लिए आप क्या बताते हैं, एक लाइन में जब आप उसको लिखते हैं तो वो समीकरण हो जाती है। ठीक है ना, चाहे वो शब्द समीकरण है, अगर आप केमिकल नेम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो शब्द समीकरण हो गई, अगर आप केमिकल फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दैट इज योर इक्वेशन। ठीक है ना, उसको आप क्या कहेंगे, नॉर्मल इक्वेशन, समीकरण जो आपके पास आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में आपका कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बताओ, दीपांशी के अलावा कोई और बताओ। गैर खेत, ले लो माइक। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है बेटा? मैम ज्योति। ज्योति। ज्योति, क्या बताएंगे आप हमें? मैम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए ऊष्माक्षेपी बता दीजिए, सभी को समझा दो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या होगा इसका? मैम उदाहरण नहीं होता। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन ज्योति। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत अच्छे से ज्योति ने हमें बताई। मैम ऊष्माशोषी होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोनों चीजें आपने डिफरेंट बोली कि सेम बोली? मैम डिफरेंट बोली। मैम उसमें ऊष्मा निकलती है और उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने का अर्थ निकलना ही होता है। बोलो बोलो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो आप लोग, बताओ। और ऊष्माशोषी में क्या हो रहा होगा? उसमें ऊष्मा का शोषण होता है। वेरी गुड, उसमें ऊष्मा का शोषण होता है। वेरी गुड ज्योति, सिट डाउन बच्चे। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, आप सिर्फ वर्ड को पढ़ेंगे और उसी में क्लियर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी, जिसका इंग्लिश में टर्म क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्स वर्ड किसके लिए आता है? एक्स वर्ड आता है आपका कहाँ से, एग्जिट से। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, है ना, जो बाहर जाने के लिए रास्ता होता है वहां पे एग्जिट लिखा होता है। तो एग्जिट हो रही है, लेकिन कौन, थर्म। थर्म का मतलब ऊष्मा, ऊष्मा बाहर आ रही है। बाहर कब आएगी, जब अभिक्रिया हो चुकी है। अभिक्रिया कब हो रही है, पहले अभिकारक आपस में कंबाइन हुए, जुड़े, जैसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोल रहे हैं कि अभिक्रिया में आपके 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक है वो आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बना रहे हैं, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया थी। ठीक है, ऐसी ही कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जहां पर एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं। जो आपके पास चीजें पहले थी वो अभिकारक थी, अभिक्रिया होने के बाद एक प्रोसेस के थ्रू गए, अभिक्रिया हुई, उसके बाद जो आपको प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया। तो उत्पाद में जब आपकी ऊष्मा बाहर निकलेगी
तो वो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्स का क्या मतलब बोला मैंने? एग्जिट, समझने के लिए, ठीक है ना। तो यानी वहां पर आप कहेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, आपका अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद या अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया सभी को? हैंड रेज करो समझ आ गया तो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उनको कहा जाता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब मैंने उदाहरण पूछा तो उदाहरण क्या है? कंबशन रिएक्शन हमने एक पढ़ा था, जलने की जो भी अभिक्रियाएं होती है, देखो जहां पर भी आपकी कंबशन रिएक्शन चलती है, दहन की अभिक्रिया, वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती ही होती है, चाहे आप किसी भी चीज का कंबशन कर रहे हो। बेसिक सा एग्जांपल है, लकड़ी हम लोग जला रहे हैं, लकड़ी जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती ही होती है जब अभिक्रिया होती है। वहां पर बहुत सारी गैसेस उत्पन्न हो रही है, कोयला बन रहा है, राख बन रहा है, अलग अलग चीजें बन रही है, लेकिन ऊष्मा का मतलब क्या है? गर्मी है ना, हीट, तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वहां पर। तो दहन की जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो किसी का भी दहन कर दो, मीथेन का दहन कर दो, आपका क्या बन जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब दूसरा क्या है? दूसरा तो और भी इजी है, एंडोथर्मिक, यानी जिसमें कहा गया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, अभिक्रिया को शुरू करने के लिए पहले ही ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया में ऊष्मा शोषित होती है, जैसे हमें किसने बताया? ज्योति ने बताया कि अभिकारक ऊष्मा का शोषण करेंगे और तब आपका उत्पाद बनेगा, उनको कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर है? बोलो हैंड रेज करिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो इसको हम एक एक लाइन में समझ लेंगे और साथ में यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए पहले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसको कहा जाता है आपको का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है या उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न का दूसरा पार्ट आपको क्या कह रहा था? प्रश्न का दूसरा पार्ट कह रहा था कि हमें उदाहरण भी दीजिए, हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है जो आपने लिखा है, हमें उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, तो उदाहरण है आपका, जैसे मैंने मीथेन का एग्जाम्पल दिया तो वही आप लिख सकते हो। मीथेन का जब कंबशन होगा, ये मीथेन है ना, मिथ कब आता है? मिथ आता है एक कार्बन के लिए, जहां पर एक कार्बन होता है जिस कंपाउंड में, उसके लिए हम मिथ यूज करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको बताया था। और H4 है, हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोकार्बन को जब हम क्लासिफिकेशन उनकी देख रहे थे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आपका आया था। उस एल्केन में हमने मीथेन को देखा था। एक कार्बन जब 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का प्रश्न आया था। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? जब दो परमाणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। कोई भी परमाणु
पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को न त्याग करता है न ग्रहण करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन रखते हैं बीच में, उनको करते हैं शेयर, उसी को कहा जाता है सहसंयोजी आबंध कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें आपने इस कंपाउंड को पढ़ा था मीथेन, उसका दहन किया जाता है। और दहन 8th क्लास का टॉपिक है। दहन जब भी होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी आग जलती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं लकड़ियों को दूर दूर रखो। दूर दूर क्यों रखना है? ताकि वहां पर ऑक्सीजन पहुंच पाए, ऑक्सीजन पहुंचेगी तो बहुत अच्छे से आग जलेगी। तो यहाँ पर मीथेन का कंबशन होता है। यह अभिक्रिया भी आपने देखी है, दहन के अंदर भी अभिक्रिया आती है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में निकलेगी आपकी ऊष्मा, ऊष्मा उत्पन्न होगी यहाँ पर। यही आपका क्या है, यही है आपका पूरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण। क्लियर है? बोलो, हैंड रेज करिए। वेरी गुड, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको कहा जाता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का होगा अवशोषण, ठीक है, जिसमें ऊष्मा, ऊर्जा वर्ड भी आता है आपका, ऊष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है ना। अवशोषण यानी आपका एब्जॉर्प्शन, यानी अभिक्रिया को कराने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, इसका एग्जाम्पल भी लिख लेंगे आप लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के, कोई एक एग्जाम्पल आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। उदाहरण में एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका, जब N2 की रिएक्शन होती है आपकी O2 से, ठीक है। N2 क्या है आपका? नाइट्रोजन के 2 एटम है, डाई नाइट्रोजन भी से कहा जाता है। बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में हो रही है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइप्स में भी से पढ़ा था हमने, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहे थे, तो आपने कहा था मैम नाइट्रोजन के पास है बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो साझा करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन, तो यानी टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी बनाओ तो बनेंगे 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। तो 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से 3 बंध बनेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी त्रिसहसंयोजी आबंध बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन भी से कहते हैं, 2 एटम होते हैं आपके ऑक्सीजन के, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं और ये दोनों आपस में मिलकर के बना रहे हैं NO, जिसको कहा जाता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कहा जाता है बच्चे? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड आपका एग्जाम्पल है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। क्लियर है? बोलिए, हैंड रेज करिए अगर समझ में आ गया सभी को, हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आज के सेशन में GIC गंगताड़ी और GIC गैर खेत के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, और ज्योति ने, विद्या ने और दीपांशी ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी क्लास में पूछ लेना है। बाकी सभी टॉपिक्स क्लियर करने हैं, यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। सारा इंपॉर्टेंट है जो भी सिलेबस का पार्ट है।
और आने वाले सेशन में इसी क्वेश्चन पेपर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।